जो हमारा ऑब्जर्व टाइम जो था, ऑब्जर्व टाइम की इक्वेशन t2 डैश माइनस t1 डैश, इस ऑब्जर्व टाइम के अंदर मैंने इस ऑब्जर्व टाइम में लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को यहाँ पर काम में लिया। तो अब मेरे पास में यहाँ वाली ये पूरी वैल्यू किस फ्रेम में आ गई, एस फ्रेम के अंदर। ये मेरी पूरी वैल्यू जो है वो फ्रेम एस के लिए है, जबकि यहाँ वाली क्वांटिटी क्या है, ये फ्रेम एस डैश के लिए है। एस फ्रेम के अंदर अभी हमने क्या कहा, स्टार्टिंग के अंदर हमने एस फ्रेम दिया था तो हमने बात क्या कही थी कि जो दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं कौन से, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है x2 डैश कब टाइम पर और x1 डैश कब t1 टाइम पर, दोनों क्या है, बराबर है, x सेम है। सो दैट मीन्स व्हाट आई एम सेइंग कि मीन्स हियर x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x, सिर्फ चेंज हो रहा है टाइम इन एस डैश फ्रेम, इन फ्रेम एस फ्रेम के अंदर। तो जब ये दोनों क्वांटिटीज बराबर है तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो ये सेकंड क्वांटिटी दोनों के अंदर क्या हो जाएगी, कैंसल, ये दोनों क्वांटिटीज कैंसिल हो जाएगी, कट जाएगी। ये हो गया माइनस एक्स वी स्क्वायर, एक्स वी बाई सी स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस एक्स वी बाई सी स्क्वायर, वैल्यू कट गई। तो हमारे पास में रह गया टी ऑब्जर्व इज इक्वल टू T2 minus T1 divided by root 1 minus V square by C square, and which is equals to T proper or tau is a proper time divided by root 1 minus V square by C square। ये मेरा observed time आ जाता है, and observed time is greater than the proper time, T observed is greater than T proper, ये मेरे पास में वैल्यू आ गई। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने क्या किया, फ्रेम एस डैश के अंदर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई किया। अगर मैं उल्टा कर दूं तो, अगर मैं इसको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को फ्रेम एस में एस डैश में अप्लाई नहीं करके फ्रेम एस में भी तो अप्लाई कर सकता हूँ, इसका इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ले लूं और फ्रेम एस में अप्लाई कर दूं, तब कहाँ दिक्कत आ रही है, तब दिक्कत क्या होगी, ये जो टर्म्स अभी मैंने कैंसिल की वो फ्रेम एस डैश में कैंसिल नहीं हो रही है, बिकॉज एस डैश के अंदर दोनों पोजीशंस अलग अलग हैं, x1 डैश और x2 डैश आर नॉट सेम। जब सेम नहीं है तो मैं उसको काम में नहीं ले पा रहा हूँ, वो मेरी टर्म्स कटेगी नहीं, और कटेगी नहीं तो मेरे पास में एक मतलब एक स्मॉल फॉर्मूला जिसको है ना, मतलब एक प्रॉपर फॉर्मूला मेरा डेवलप नहीं हो रहा है। चाहे तो मैं उसको काम में ले सकता हूँ, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं वो तरीका काम में लेता हूँ, इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन अगर काम में लेता हूँ, तो मुझे अगेन x डैश और x1 डैश और x2 डैश की वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी, तब मेरा काम होगा, रिजल्ट उस केस में भी सेम आएगा। तो ये अभी हमने क्या किया, फ्रेम एस डैश के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, उसके लिए हमने निकाला। सिमिलरली इसका उल्टा कर लीजिए, अगर एस डैश फ्रेम के अंदर मूविंग फ्रेम के अंदर एक आदमी बस में बैठा है और वो एक बॉल को कैच कर रहा है और एक आदमी सड़क पे खड़ा है, वो उसको अगर देखेगा तब भी सेम रिजल्ट आएंगे। कंडीशन क्या है, v हमारी यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी है, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं, दूसरी वेलोसिटी पे नहीं। गौरव क्लियर नहीं आ रहा है, बाकी को क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, श्रेयांश दिख रहा है सर, क्लियर है सर, क्लियर है। जिनको क्लियर नहीं आ रहा है आप एक बार अपना उसको वापस ऑफ क्या कहते हैं उसको डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लो। सर ये क्वेश्चन तो हो गया आपका टाइम डायलेशन वाला। नाउ नेक्स्ट, एनी अदर क्वेश्चन, कोई एक ही माइक ऑन करना भाई, ज्यादा ऑन करोगे सब मिक्स हो जाएगा। सर कोई भी माइक ऑन करता है सर तो उसका प्रोफाइल स्क्रीन पे आ जाता है और आप बैकग्राउंड में चले जाते हैं, प्लीज सबकी माइक ऑफ कर दें। उस केस में आप मुझे पिन कर लो, मेरा जो ये आ रहा है वीडियो उस पर राइट क्लिक करके पिन कर लीजिए। अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो मेरे जो आ रहा है आपका, मेरा जो वीडियो आ रहा है उसको थोड़ी देर प्रेस करके रखोगे तो वहां पे एक पिन लिखा हुआ आ जाएगा। यस, एनी अदर? सर वो जूम पे होता है सर, इस पे नहीं हो रहा है। इस पे होता है, ये जूम ही तो चल रहा है। स्लाइड करना और उसके बाद डबल टैप करना। हाँ वो जो बताया वैसा कर लेना। चलो, एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? कोई आवाज नहीं आ रही है, प्रशस्ति का ऑन है ऑडियो, सोना का ऑन है,
लेकिन कोई साउंड नहीं आ रही है। अमित अवस्थी ऑडियो ऑन हुआ, बंद हो गया, कोई साउंड नहीं आ रही है। चलिए, अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो मैं एक बार हम जो हमारी पूरी फर्स्ट यूनिट है, क्या लिखा है दिव्यांशी, ये डेरिवेशन एक बार रिपीट कर दो प्लीज। ओह माय गॉड, कितनी बार डेरिवेशन रिपीट करेंगे इसको। चलिए वापस से बताता हूँ, चीज को वापस सुनना। मैंने यहाँ पे दो फ्रेम ले रहा हूँ, पहले मैं एक ही फ्रेम की बात कर रहा हूँ, फ्रेम एस जो स्टेशनरी फ्रेम है। लाइक मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और मैंने इस ढक्कन को ऊपर फेंक के वापस कैच किया। अब आप मुझे बताओ इसमें कितना टाइम लगा, या मैं बताऊं। अगर मैं बताता हूँ, मैं खड़ा हूँ और मैंने ढक्कन को हाथ में कैच कर लिया, पोजीशन वॉक की वही, पोजीशन चेंज नहीं हुई, एक्स चेंज नहीं हुआ। टाइम जब ऊपर गया उस समय मैंने घड़ी में टाइम नोट किया T1 टाइम, वापस ऊपर से हाथ में नीचे आया तो टाइम नोट किया T2 टाइम। दोनों टाइम का डिफरेंस मीन्स ये ढक्कन ऊपर जाकर नीचे आने में जितना टाइम लिया, दैट इज द इवेंट, जो इवेंट का टाइम लगा वो कितना हो गया T2 minus T1 and it is a proper time since I am stationary and the object is again stationary, वापस उसी जगह आ रहा है, सब कुछ वही हो रहा है। देन इस केस में प्रॉपर टाइम हमने ऑब्जर्व हो गया। तो इसी समय एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है और वो इलेक्ट्रॉन भी इसी इवेंट को देख रहा है। तब उसको जब ढक्कन ऊपर गया, इवेंट इलेक्ट्रॉन यहाँ, ढक्कन वापस नीचे आया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंच गया, तो अब उसने टाइम तो चेंज हुआ, T1 डैश टाइम यहाँ पर नोट हुआ, यहाँ पर T2 डैश टाइम नोट हुआ, लेकिन इसके साथ में क्या हुआ, कोऑर्डिनेट भी तो चेंज हो गया। जब वो यहाँ पर नोट कर रहा है, यहाँ से ढक्कन को देख रहा है तो यहाँ से उसका कोऑर्डिनेट अलग आ रहा है। अब जब वो यहाँ पर आ गया तो ढक्कन का कोऑर्डिनेट अलग हो गया, तो उस केस में ढक्कन के कोऑर्डिनेट x1 डैश व्हेन टाइम इज T1 डैश, x2 डैश व्हेन टाइम इज T2 डैश। तो इस केस में हमारा ऑब्जर्व टाइम हो गया T2 डैश माइनस T1 डैश। अब T2 डैश माइनस T1 टाइम के अंदर मैंने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई कर दिया। जब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई किया तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास क्या है, t माइनस एक्स बी बाई सी स्क्वायर। एक्स कौन सा, जब टाइम t है, हमारे यहाँ पे टाइम T2 डैश है, x कितना है x2, व्हेन टाइम इज T1 x कितना है x1। तो x1 और x2 क्या है, दोनों x के बराबर है। जब x के बराबर है तो हमारी जो सेकंड टर्म है, ये टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी। क्या रह जाएगा पीछे, T2 माइनस T1 डिवाइड बाय रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, एंड T2 माइनस T1 क्या हो गया, प्रॉपर टाइम। तो ऑब्जर्व टाइम इज इक्वल टू प्रॉपर टाइम डिवाइड बाय रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। एंड नीचे वाली क्वांटिटी क्या है, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रहेगी तो ये क्वांटिटी अंडर जो इसके डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी है वो कम हो रही है। डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी कम होने का मतलब ऑब्जर्व टाइम जो है वो बढ़ता है। ऑब्जर्व टाइम इज ग्रेटर देन द प्रॉपर टाइम। ये कब है, एट रिलेटिविस्टिक स्पीड, हर जगह नहीं है, एट रिलेटिविस्टिक स्पीड। अगर हमारी स्पीड रिलेटिविस्टिक स्पीड नहीं है, वेलोसिटी हमारी रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी नहीं है, तब उस केस में v इज लेस देन c, और जब लेस देन c है तो दोनों बराबर रहेंगे। So this is the time dilation. Any other question? क्या है सोना, सर माइकलसन एक्सपेरिमेंट में ईथर ऑब्जर्वर वाला मुझे समझा दीजिए डेरिवेशन, ईथर ऑब्जर्वेशन वाला डेरिवेशन, माइकलसन मोर्ले। बोर्ड रब कर दूं? नो, चलिए ठीक है, इसको लिख लो एक बार। लिख लीजिए, बाद में मैं रब कर देता हूं, देन फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ऑडियो ऑफ कर लो भाई, तो फिर बीच में क्या आप लोगों को भी बाद में फ्यूचर में सुनने में दिक्कत आएगी। जब जरूरत हो तभी ऑन करो। रब कर दूं? Once please do repeat Einstein theory of relativity. Yes, of course. रब कर दूं इसको, पहले ये मुझे बताओ, लिख लिया हो तो मैं रब कर दूं, yes or no? Yes, sir. Okay. So the Michelson-Morley experiment. माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट में बेसिकली हमने क्या किया,
हमारा ऑब्जर्वर कहाँ था? बाहर, अर्थ के बाहर। हम अर्थ को मूविंग मान रहे हैं, हम अर्थ को मूविंग मान रहे हैं। किसके रेस्पेक्ट में? ईथर के रेस्पेक्ट में। इसके बाहर ये जो ईथर मीडियम है उसके रेस्पेक्ट में हम अर्थ को मूविंग ले रहे हैं। ठीक है, किस वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से अर्थ मूव कर रही है। और साथ में हमारा ऑब्जर्वर यहाँ पे कहाँ पर है? ऑब्जर्वर अर्थ पर है, उस लैब के अंदर है, जो उस फ्रिंजेस को देख रहा है, जो वहां पे इंटरफेरेंस पैटर्न को देख रहा है। लेकिन वेलोसिटी किसकी कंसीडर कर रहा है? ईथर ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को कंसीडर कर रहा है। वेलोसिटी हम ईथर की ले रहे हैं, लेकिन ऑब्जर्वर वहां पर है। लाइक जैसे आप और मैं हूं, अभी आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ, क्लियर। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि नहीं साहब, मैं घूम रहा हूँ। किसके रेस्पेक्ट में घूम रहा हूँ? ईथर के रेस्पेक्ट में घूम रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भी आप भी तो उसी समय साथ में घूम रहे हो। अगर मैं ईथर की रेस्पेक्ट वेलोसिटी से घूम रहा हूँ तो आप भी तो ईथर के रेस्पेक्ट में उसी वेलोसिटी से घूम रहे हो जिस वेलोसिटी से मैं घूम रहा हूँ। अगर मैं ईथर के रेस्पेक्ट में v वेलोसिटी से मूव कर रहा हूँ, मैं इधर आ गया, तो आप भी तो मेरे साथ में उधर शिफ्ट हुए। या मैं ईथर के रेस्पेक्ट में अगर इधर शिफ्ट हो गया तो आप भी तो मेरे साथ में इधर शिफ्ट हो रहे हो। हम यहाँ पर गलत क्या कर रहे थे इसमें कि मैंने अर्थ को रोटेट कर रहा हूँ, अर्थ को मान रहा हूँ कि ईथर के रेस्पेक्ट में अर्थ घूम रही है। और जब ईथर के रेस्पेक्ट में अर्थ घूम रही है तो मेरी लेबोरेटरी घूम रही है। और जब मेरी लेबोरेटरी घूम रही है तो लेबोरेटरी में रखा इंस्ट्रूमेंट, लेबोरेटरी में रखा जो मेरा किट है, वो किट भी घूम रहा है। जब किट घूम रहा है तो भैया मुझे भी तो उसके साथ में लेना चाहिए था। वो वहां पर हमने गलती की थी। तो गलती क्यों कर दी? हमने गलती नहीं की, क्योंकि उस समय माना ही ये जा रहा था कि जो कुछ भी इवेंट हो रहा है वो अर्थ के रेस्पेक्ट में हो रहा है, ना कि रिलेटिव है, एक दूसरे के रिलेटिव है, ये नहीं माना जा रहा था। उस समय सिर्फ ये माना जा रहा था कि जितने भी इवेंट हो रहे हैं सब ईथर के रेस्पेक्ट में हो रहे हैं। और जब मैं ईथर के रेस्पेक्ट में लेता हूं तो हमारा सोर्स, हमारे पास में ग्लास प्लेट, 45 डिग्री ग्लास प्लेट, लोअर सरफेस जो है पार्शियली सिल्वर्ड, मेरे पास है मिरर M1, यहां पर मिरर M2, यहां पर टेलीस्कोप, ग्लास प्लेट जिसको सिंपली स्प्लिटर भी कहते हैं। ये मेरा पूरा सीन था। और इस सेटअप के अंदर मेरे पास में लाइट, यहां से लाइट आई, जब लाइट इसकी लोअर सरफेस पे टकरा रही है तो यहाँ से लाइट स्प्लिट हो जाती थी और लाइट सीधी गई, वापस यहाँ से लाइट आई इस तरह। देन दूसरी लाइट, दूसरी रे ऊपर की तरफ गई, देन ऊपर से वापस नीचे आई इस तरह। हमने दो रेस को स्प्लिट हुई थी स्प्लिटर के थ्रू, और स्प्लिटर के थ्रू जब दो रे स्प्लिट हुई थी, इसको मैं इसके नीचे बनाऊं, देन हमने इन दोनों के अंदर टाइम डिफरेंस को नोट किया था। जो पाथ डिफरेंस आ रहा है, जो टाइम, पहले हमने टाइम डिफरेंस कैलकुलेट किया, देन हमने पाथ डिफरेंस कैलकुलेट किया। और किसके रेस्पेक्ट में किया कि भी ये पूरा पूरा सिस्टम रोटेट कर रहा, पूरा पूरा सिस्टम मूविंग है, ये पूरा पूरा मेरा सिस्टम इस डायरेक्शन के अंदर v वेलोसिटी से मूविंग है। जब v वेलोसिटी से मूविंग है तो हमने ये टाइम नोट किया, ऊपर वाला टाइम नोट किया, ये टाइम था हमारा t1 टाइम, t2 टाइम हमने नोट किया, और दोनों टाइम में हमको डिफरेंस मिला, वो डिफरेंस हमने नोट कर लिया था। फिर हमने क्या किया, इस पूरे पूरे किट को 90 डिग्री से रोटेट किया और फिर वापस उसी चीज को नोट किया। ठीक है, तब हमको वापस टाइम डिफरेंस मिला। जब हमारे पास में, मैंने पहले जब सिस्टम को इस ढंग से लगाया तो मेरे पास में फ्रिंज पैटर्न, मुझे ये मेरा क्रॉस वायर जो टेलीस्कोप में क्रॉस वायर है, और इस क्रॉस वायर के ऊपर मुझे इस तरह से फ्रिंजेस दिख रही है। ये मेरी मान लीजिए पहली फ्रिंज है, डार्क फ्रिंज, और उसके बाद में इसके चारों तरफ मेरे पास में एक दूसरी फ्रिंज, ये मेरी हो गई ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज दिख रही है। ठीक है, देन जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं, अगर मेरे पास पोजीशन ये है, रोटेट कर रहे हैं, तो हमने टाइम डिफरेंस निकाला, और टाइम डिफरेंस से हमने लेंथ डिफरेंस निकाला, पाथ डिफरेंस कितना, और उस पाथ डिफरेंस से हमने फिर क्या किया कि पाथ डिफरेंस हमारे पास में आया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, दैट इज 2lv/c², लाइक कुछ ऐसा था, है ना। अब देख लीजिएगा, मुझे अभी याद नहीं है, अभी मेरा रटा हुआ नहीं है ना, इसलिए।
पार्ट डिफरेंस आया था, और वो पार्ट डिफरेंस हमको क्या बता रहा है? पार्ट डिफरेंस हमको ये बता रहा था कि मीन्स जो फ्रिंज पैटर्न है वो फ्रिंज पैटर्न चेंज हो जाना चाहिए। फ्रिंज पैटर्न चेंज कैसे हो जाएगा? तो मैं वापस इसी डायग्राम को वापस यहाँ पे बनाता हूँ तो आप इजीली समझ पाओगे। मेरे पास में सेंट्रल रिंग इस तरह की बनी, कब? केस 1 के केस, ये पूरी मेरी सेंट्रल रिंग, और इसके चारों ओर मेरे पास में एक दूसरी रिंग है। लाइक ये अगर डार्क है तो ये ऊपर वाली में व्हाइट बना रहा हूँ, अंदर वाली अगर ब्लैक है मैं इसको कलर इसलिए ले रहा हूँ तो दैट आपको कलर से इजीली समझ में आ जाएगा। ये मेरे पास में बाहर वाली रिंग, दो इस तरह से सर्कुलर फ्रिंजेस मुझे दिखाई दे रही है। कब? ये केस फर्स्ट, ये है मेरा केस फर्स्ट। जब सिस्टम को मैंने रोटेट किया तो थ्योरी के हिसाब से हमारा क्या हो रहा है कि जो सेंट्रल रिंग है वो या तो श्रिंक हो जाएगी या एक्सपांड हो जानी चाहिए। सेंट्रल रिंग जो है मेरी वो श्रिंक हो जानी चाहिए। पहले इतनी बड़ी सेंट्रल रिंग आ रही है, अब ये सेंट्रल रिंग क्या होगी? सेंट्रल रिंग इतनी बड़ी थी, सेंट्रल रिंग मेरी श्रिंक हो जानी चाहिए। क्यों श्रिंक हो जानी चाहिए? क्योंकि हमारा पार्ट डिफरेंस आया था कुछ 0.004। हमारा जो पार्ट डिफरेंस हमने जो निकाला था वो पार्ट डिफरेंस था 0.004। दैट मींस देयर इज अ श्रिंक और इट मे बी एक्सपांड। या तो ये होगा या फिर क्या होगा, ये जो अभी बनी हुई है सेंट्रल रिंग, ये सेंट्रल रिंग बड़ी बन जाएगी, पहले से बड़ी बन जानी चाहिए। सेंट्रल रिंग पहले से बड़ी बन जानी, लेकिन वास्तव में ना तो ये बड़ी बनी ना ही ये श्रिंक हुई। अपना ऑडियो बंद करो, किसी का ऑडियो चल रहा है? श्रेया आपका बेटा ऑडियो चल रहा है। या तो ये श्रिंक हो जानी चाहिए थी, इट शुड श्रिंक और एक्सपांड, ये दोनों ही नहीं हुए। थ्योरी कहती है कि ये दोनों होना चाहिए था, या तो श्रिंक होनी चाहिए थी या एक्सपांड होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसा हमारा पैटर्न पहले आ रहा था बिल्कुल वो का वही पैटर्न रहा, पैटर्न चेंज नहीं हुआ, ना तो वो श्रिंक हुई ना ही वो एक्सपांड हुई। जब वो ना ही श्रिंक हुई ना ही एक्सपांड हुई, जैसा था वैसा का वैसा पड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो पाथ डिफरेंस, जो टाइम डिफरेंस निकाला, वो टाइम डिफरेंस और पाथ डिफरेंस हमारा गलत है। और वो गलत क्यों है? क्योंकि हमने उसकी शुरुआत ही गलत की। हमने क्या किया? किट को रोटेट कर रहा हूं। देखिए बड़ी फनी बात नहीं है कि आपका किट रोटेट हो रहा है और जो आपका ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी 0, लेकिन किट मूव कर रहा है। कैसे पॉसिबल होगा? मींस हम दोनों एक दूसरे के रिलेट मूव करते हैं। अगर मैं यहाँ पे इस लैब के अंदर हूँ जहाँ पे मैं अभी आप इस क्लास में हूँ, क्या ये थ्योरी है? थ्योरी ये कह रही है, श्रेया बंद करो आपका ऑडियो। थ्योरी ये कह रही है इथर के रेस्पेक्ट में लैब क्लास मूव कर रही है, लैब मूव कर रही है इथर के रेस्पेक्ट में। तो इस क्लासरूम में जो ये टेबल्स लगी हुई है जहाँ पे आप लोग आके बैठोगे, चेयर्स जो रखी हुई है, जो प्रोजेक्टर लगा हुआ है, जो फैंस है, वो रोटेट कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं अर्थ के साथ में। एंड व्हाट अबाउट मी? क्या मैं आप पीछे रुकूंगा? ये पूरा आगे चला जाएगा। तो ये जो थ्योरी थी कि इसके रिलेटिव हो रहा है, दैट इज रॉन्ग। वी आर मूविंग relative to each other, we are moving relative to each other, not with the other frame. That is the important thing. वो ही इसमें था। हाँ, ये पार्ट डिफरेंस, यस दीक्षिता। अब इन दोनों पार्ट डिफरेंस को ऐड कर लेते हैं तो हमारा रिजल्टेंट पार्ट डिफरेंस आ गया था, और रिजल्टेंट पार्ट डिफरेंस से हमने फिर आगे की इस थ्योरी को हमने किया था। एनी अदर क्वेश्चन? एक और क्वेश्चन अभी किसी ने पूछा था, स्पेशल थ्योरी के वो बताने हैं पॉस्टुलेट। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो पॉस्टुलेट्स हैं। दो पॉस्टुलेट्स कौन कौन से हैं? पहला पॉस्टुलेट कि अगर फ्रेम मूविंग भी है, फ्रेम आपका रनिंग में फ्रेम है बट इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है, कोई भी इनर्शियल फ्रेम है अगर, तो उनके अंदर फिजिक्स के लॉज बराबर वर्क करेंगे, फिजिक्स के लॉज चेंज नहीं होंगे। कब नहीं होंगे? जब वो फ्रेम इनर्शियल फ्रेम है। इनर्शियल फ्रेम किसको कहेंगे? जिसके अंदर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है। नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम, जो नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम है वो सारे इनर्शियल फ्रेम है। और जब इनर्शियल फ्रेम है तो उसमें जितने भी फिजिक्स के लॉज हैं वो इक्वली होल्ड करते हैं। फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है?
कि वेलोसिटी ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इनवेरिएंट। ऑफ कोर्स अगर मैं मीडियम चेंज कर रहा हूं तो एक बात अलग हो रही है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फ्रेम्स की बात कर रहा हूँ, ऑब्जर्वर की बात कर रहा हूँ। तो ऑब्जर्वर के केस में लाइट की वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, दैट इज सेकंड लॉ। सर व्हाट हैपन व्हेन दीज मिरर्स आर केप्ट, क्या लिखा, एट सम एंगल। यस, अगर मैं इसका एंगल चेंज कर दूं, दोनों मिरर अभी एक दूसरे के साथ में कितने डिग्री के एंगल पर है, ये मिरर सीधा आया और इस मिरर को भी मैं अगर पीछे एक्सटेंड करूं तो दोनों मिरर के बीच में अभी एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब अगर मेरा एंगल मैं चेंज कर देता हूं तो उस केस में क्या दिक्कत होगी, क्या रिजल्ट क्या हो जाएगा। तो अब याद करो जो मैंने करवाया था, उस केस में होगा ये, बोर्ड साफ कर दूं, रब कर दूं, यस नो लिख दो। could you tell me about the some equation of non inertial frame? yes, ठीक है। अगर दोनों मिरर 90 डिग्री के एंगल पर नहीं है, 90 डिग्री पहले 90 डिग्री एंगल पे है, तब क्या होता है, तो जो मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे पास में दो सोर्सेज, इस दोनों लाइट्स को, इसका मतलब लाइट कहां से आ रही है, जब मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो क्या मुझे ऐसा दिखाई देगा, जब मैं यहाँ नीचे से देख रहा हूँ तो क्या मुझे ये दिखाई देगा कि लाइट आई, मिरर में से गई, इस ग्लास प्लेट में से गई, मिरर से टकराई और बाद में ऐसी आई, ऐसा मुझे नहीं दिखाई देगा। मुझे क्या दिखाई देगा कि रेड कलर वाली लाइट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, मुझे यही दिखाई देगा। इसी तरह से ब्लू कलर की लाइट भी मुझे ऊपर से नीचे, ऊपर से आती हुई दिखाई देगी। ऐसा नहीं कि लाइट उधर जा रही है और फिर टकरा के वापस आ रही है, वो दिखाई नहीं देगा। मुझे क्या दिखाई देगा कि लाइट ऊपर से यहाँ से वर्टिकली नीचे की तरफ आ रही है। तो इस जो मेरा यहाँ पर, मैं इस सोर्स का इमेजिनरी सोर्स S1 यहाँ पर ले लेता हूँ, इसका S2 सोर्स यहाँ ले लेता हूँ। S1 की इमेज को जो मैंने किया था पूरा S1 की इमेज भी मेरे पास में ऊपर है, तो बेसिकली मेरे पास में S1 डैश और S2 डैश, S2 दो इमेजिनरी सोर्सेज मुझे मैं कंसिडर कर सकता हूँ, इमेजिनरी सोर्सेज। और जब मेरे इमेजिनरी सोर्सेज, जब ये दोनों मिरर परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री के एंगल पे हैं, दोनों सोर्सेज इन लाइन होंगे। व्हेन थीटा, दिस एंगल इज थीटा इज 90 डिग्री, तो दोनों सोर्स, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, तो दोनों सोर्स इन लाइन होंगे। और जब इन लाइन सोर्सेज होंगे तो मुझे मिलेगी सर्कुलर रिंग्स। क्यों मिलेगी सर्कुलर रिंग्स? क्योंकि अब यहाँ पे मेरे पास दो पॉइंट सोर्सेज है और पॉइंट सोर्स एक के पीछे एक रखे हुए हैं, दोनों से स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहे, तो मुझे सर्कुलर रिंग मिलेगी। अब अगर मैंने यहाँ पे थीटा चेंज कर देता हूँ, थीटा चेंज करते क्या होगा, ये दोनों इनलाइन सोर्सेज नहीं रहे, सोर्सेज S2 और S1 सोर्स मेरा यहाँ पर आ गया। अब इस केस में सर्कुलर रिंग्स नहीं बन रही है, इस केस में अब क्या बनेगी, हाइपरबोलिक रिंग्स बन जाएगी। इस तरह हाइपरबोलिक रिंग्स बन जाएगी। उल्टा कर लो, इसका एंगल बढ़ा दिया, तब मेरे पास में क्या हो जाएगा, S2 डैश S1 डैश इधर, S2 यहाँ पर, तो मेरे पास में इस तरह से हाइपरबोलिक रिंग। और अगर दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री अगर हो, दोनों क्रॉस में हो मिरर, तो मेरे पास में स्ट्रेट लाइंस बनेगी व्हेन थीटा इज 45 डिग्री। तब उस केस में सोर्सेज कहाँ है, दोनों सोर्सेज हॉरिजॉन्टल लाइन में आ गए, S1 डैश S2 डैश इस लाइन में आ गए। अभी वर्टिकल लाइन में है, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन में आ गए, तो मेरे पास में स्ट्रेट लाइंस मुझे मिलेगी। सो ये है नॉन इनर्शियल फ्रेम का एग्जांपल। कौन पूछ रहे हैं, अनिल कुशवाहा पूछ रहे हैं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम का एग्जांपल क्या है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम का एग्जांपल है, अगर आप गोल गोल घूम रहे हो, ठीक है, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। क्यों हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम? जैसे आप गोल घूमने लग जाते हो, तब क्या होगा, आपका वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज हो रही है। जब मैग्नीट्यूड मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है, दैट मींस क्या है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। और वेलोसिटी चेंज होने से क्या होगा, एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है। तो जब वेलोसिटी चेंज हो रही है या एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है, तो आप क्या हो जाओगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाओगे। दैट इज वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। जब आप रिवॉल्व कर रहे हो तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। यस आदित्य, व्हाट हैपन व्हेन मिरर M2 इज नॉट मूवेबल? आइदर ऑफ देम इज मूवेबल, आइदर ऑफ देम, या तो इसको आप मूव कर लीजिए या इसको मूव कर लीजिए, रिजल्ट वो का वही रहेगा, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
Any other question? Your voice is not audible. और किसी को आवाज नहीं आ रही है? ऑडियो, आई थिंक ऑडियो तो सही चल रहा है। आ रहा है सर आवाज। हाँ आवाज आ रही है सर। ठीक है ठीक है ठीक है। प्राची एक बार वापस रिकनेक्ट कर लो, शायद क्लियर है। गुड, ठीक है, दैट्स गुड, दैट्स गुड। एनी अदर क्वेश्चन? अब सब क्लियर है, गुड। चलिए, अगर क्वेश्चंस नहीं है तो मैं जो जो हमने टॉपिक किए ना, मैं एक बार उनके वापस आपको रिवाइज करवा देता हूँ। हमारे पास जितना भी आज का टाइम है, why we need to move those mirrors, we need to move those mirrors। नहीं, दो केसेज है हमारे पास। आप कौन से केस में बात करना चाह रहे हो कि मिरर्स को मूव करने की? कौन से केस में? लाइक पहला केस हमारा ये है कि यहाँ पे जो हम इसको रोटेट कर रहे हैं, पूरे सिस्टम को रोटेट कर रहे हो, तो वो तो हम इसलिए रोटेट कर रहे हैं कि जो हमारी लाइट आ रही है ना, मतलब जो हमारी अर्थ जो रोटेट कर रही है, हम उसके रेस्पेक्ट में देखना चाहते हैं कि रोटेट करने से क्या फर्क पड़ रहा है। क्योंकि जैसे अर्थ इस दोनों मिरर, इस पूरे सिस्टम को किस को रोटेट कर रहा हो, तो मिरर की पोजीशन चेंज हो रही है। जब मिरर की पोजीशन चेंज हो रही है तो मुझे एग्जैक्टली मालूम तो पड़ रहा है कि हाँ, इस वेलोसिटी का कुछ इफेक्ट है। जो अर्थ की वेलोसिटी जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं, उसका इफेक्ट है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए एक तो ये आंसर हो सकता है। अब वो डिपेंड करेगा कि आप किस रेस्पेक्ट में पूछना चाहते हो। दूसरा, मिरर की अगर मैं पोजीशन शिफ्ट कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैं मिरर को आगे या पीछे कर रहा हूँ, पूरे किट को मैं रोटेट नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं मिरर को आगे पीछे कर रहा हूँ तो मेरी जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ है, वो ऑप्टिकल पाथ लेंथ चेंज होगी। और जैसे ही ऑप्टिकल पाथ लेंथ चेंज होगी तो यहाँ पर जो मेरा पाथ डिफरेंस है, वो पाथ डिफरेंस चेंज होगा। और पाथ डिफरेंस चेंज होने से क्या होगा? इंटरफेरेंस पैटर्न मेरा चेंज होगा। और वो इंटरफेरेंस पैटर्न मैंने बताया भी था कि मेरे पास दोनों सोर्सेज है। अब दोनों सोर्सेज आगे पीछे हो गए। अब उसमें से अगर मैं डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास में सेंटर्स में से या तो रिंग्स बाहर निकलती हुई दिखाई देगी, या सेंटर के अंदर रिंग्स कोलैप्स होती हुई नजर आएगी। ये फर्क पड़ेगा। एनी अदर क्वेश्चन? मास एनर्जी रिलेशन समझा दीजिए। मास एनर्जी रिलेशनशिप, मास एनर्जी रिलेशनशिप E equals to m naught c square, mc square. Rest mass energy is m naught c square. मास एनर्जी रिलेशनशिप में हमने क्या किया था? एक पार्टिकल लिया जिसका मास m, उसके ऊपर हमने फोर्स लगाया। फोर्स लगाने से ये पार्टिकल मूव कर रहा है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी v नॉट और v इज इक्वल टू 0, फाइनल वेलोसिटी v। तो अब हमने यहाँ पे इसमें जो हमारी एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है, जब मैं किसी को पुश कर रहा हूँ तो दैट इज बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ? उसके अंदर मैं काइनेटिक एनर्जी को डेवलप कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी दे रहा हूँ। जब मैं उसका काइनेटिक एनर्जी दे रहा हूँ, तब मेरे पास में यहाँ पर जो हमारा वर्क डन वाला फॉर्मूला है, वो क्या हुआ? W इज इक्वल टू, और W इज व्हाट इज दिस? W इज काइनेटिक एनर्जी। इस केस में हमारी काइनेटिक एनर्जी हो रही है, काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज इक्वल टू 0 टू V dP by dt, that is force multiplied by distance ds, F dot ds। अब P की वैल्यू क्या होती है? mv। so I can write it integration dmv by dt dot ds, or I can write it integration dmv multiplied by ds by dt, and ds by dt is velocity। so the kinetic energy is equal to integration v dmv, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू v। अब अगर मेरा मास कांस्टेंट है, तब तो मास मेरा इस v से बाहर आ जाएगा। डेरिवेशन जो डेरिवेटिव जो मैंने लगा रखा है, जो मैं डिफरेंशिएशन ऑपरेटर जो लगा रखा है, इस डिफरेंशिएशन ऑपरेटर से मेरा बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर m कांस्टेंट नहीं है, m कांस्टेंट कब नहीं है? एट रिलेटिविस्टिक केस, तो मैं इसको बाहर नहीं ले सकता हूँ। अब मेरे पास में ये मेरा हो गया फर्स्ट और ये सेकंड फंक्शन। अब मेरे को यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा?
इंटीग्रेशन बाय पार्ट, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट से जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास में काइनेटिक एनर्जी आ गई थी mc स्क्वायर माइनस m नॉट c स्क्वायर, ये मेरी काइनेटिक एनर्जी आई। और जब काइनेटिक एनर्जी ये है तो इससे ही मुझे मालूम पड़ रहा है ना कि मेरे पास में ये क्या है, रेस्ट मास एनर्जी। ये रुका हुआ जब पार्टिकल है, जब मूविंग पार्टिकल है तब, तो ये रेस्ट मास एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी पार्टिकल की कितनी हो गई, काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी, एंड विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। चौधरी भरत, ठीक है, यही आपका क्वेश्चन था। हमारे पास में अब 8 मिनट में ये मीटिंग एंड हो रही है, तो और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, अदरवाइज अभी पूछ लो आप लोग, फिर 8 मिनट जब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करूंगा तब मैं इसको क्विक रिव्यू ले लेता हूँ, जो जो अभी तक हमने टॉपिक किए उनको हम डिस्कस कर लेंगे। आप लोगों को मैंने असाइनमेंट भेज दिया है 22 पे, और उसकी शायद लास्ट डेट नेक्स्ट मंडे है प्रोबेबली, मुझे याद नहीं अभी तो आप वो असाइनमेंट प्लीज कर लीजिएगा, क्योंकि वो असाइनमेंट इंपॉर्टेंट है। और असाइनमेंट जब आप करोगे तो असाइनमेंट का आपको क्या करना है, कॉपी में अपने हाथ से लिखना है, कहीं से कॉपी, वो यूँ नहीं है कि आपने वर्ड में ना कॉपी पेस्ट करके और MS वर्ड के अंदर काम कर लिया, वो नहीं, आपको आपकी राइटिंग से नोटबुक में लिखना है, फिर उसकी फोटो खींचकर एक सिंगल PDF बनाकर अपलोड करना है। और आपको एक मौका ही मिलेगा, वाइस में ये भी है, ऐसा नहीं कि आप मल्टीपल टाइम सबमिशन कर सकते हो, वो पॉसिबल नहीं है, 1 टाइम सबमिशन रहता है। एनी अदर क्वेश्चन? चौधरी भरत का हो गया क्वेश्चन, देन आदित्य का क्वेश्चन हो गया, ओके यस। एक असाइनमेंट का डेट आज है सर, ओके हो सकता है बेटा, डेट आज हो सकता है, वो तो भाई मैंने आप लोगों को दे दिया है, तो अब मुझे याद नहीं, आप लोगों को याद रखना है, तो फटाफट कर लीजिए असाइनमेंट। एनी अदर क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन नहीं है तो मैं इस मीटिंग को क्लोज करके नई मीटिंग स्टार्ट करता हूं, और फिर आप लोगों को मैं ये फर्स्ट यूनिट का एक रिवीजन कर लेते हैं। एग्री? ओके सर। ओके।